नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर चलेंगे जिसे पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख या कोई आम ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये भारत के औपनिवेशिक इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। तो चलिए एक क्रोनोलॉजिकल सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक कानून से शुरू हुआ बवाल इतने बड़े नरसंहार में बदल गया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 107। 13 अप्रैल 2026 को इस भयानक त्रासदी को घटे हुए ठीक 107 साल पूरे हो रहे हैं। एक सदी से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी ये घटना हमें बहुत गहराई से याद दिलाती है कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, उसकी कितनी भारी कीमत चुकाई गई थी। आज हम इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे रॉलेट एक्ट और उससे भड़के जन आंदोलन से। फिर देखेंगे पंजाब में बढ़ता तनाव, 13 अप्रैल का नरसंहार, हंटर कमीशन की रिपोर्ट और उस पर भारत की प्रतिक्रिया। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय और अंत में उधम सिंह का ऐतिहासिक प्रतिशोध। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया, रॉलेट एक्ट और जन आंदोलन। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। रॉलेट एक्ट 1919, जिसका असली नाम अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। आसान भाषा में कहें तो ब्रिटिश सरकार ने खुद को एक ऐसी अनलिमिटेड पावर दे दी थी जहां वो किसी भी संदिग्ध प्रदर्शनकारी को उठा सकते थे और बिना किसी ट्रायल या मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाल सकते थे। मतलब नो वकील, नो अपील, नो दलील। सोचिए, रातों रात लोगों से उनकी बुनियादी आज़ादी छीन ली गई। जाहिर है इस बात ने पूरे देश में गुस्से की एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर दी। इसी बेतहाशा गुस्से का नतीजा था एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए इसे सीधे ब्लैक लॉ यानी काला कानून करार दिया। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक हड़ताल बुलाई गई। आप इसे आज़ादी की लड़ाई का पहला ऐसा मास मूवमेंट कह सकते हैं जो पूरे भारत में एक साथ हुआ था। इस दिन को ब्लैक डे का नाम दिया गया और यहां से ब्रिटिश सरकार को एक साफ मैसेज मिल गया था कि भारतीय अब चुप नहीं बैठने वाले। हमारा दूसरा पड़ाव है पंजाब में बढ़ता तनाव। चलिए देखते हैं कि देश भर का ये गुस्सा पंजाब में कैसे केंद्रित हो गया। चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी, जरा इसका टाइमलाइन देखते हैं। 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल होती है। फिर ठीक 3 दिन बाद 9 अप्रैल को पंजाब के 2 बहुत ही लोकप्रिय स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को शांतिपूर्ण विरोध करने के आरोप में सीक्रेटली गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही ये खबर बाहर आती है, जनता का गुस्सा फूट पड़ता है और अमृतसर में भारी बवाल शुरू हो जाता है। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन शहर का कंट्रोल जनरल डायर के हाथों में सौंप देता है और मध्य अप्रैल आते आते डायर शहर में मार्शल लॉ लागू कर देता है, जिसका मतलब था कि अब कोई भी पब्लिक मीटिंग या सभा नहीं हो सकती। अब हम आते हैं इतिहास के उस सबसे काले दिन पर, 13 अप्रैल का नरसंहार। दिन था 13 अप्रैल 1919। मौका था बैसाखी के पावन पर्व का। अमृतसर के जलियांवाला बाग नाम के एक मैदान में, जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इनमें किसान थे, महिलाएं थीं, छोटे छोटे बच्चे थे, जो बस अपना त्योहार मनाने आए थे। इनमें से ज्यादातर ग्रामीणों को तो पता भी नहीं था कि शहर में जनरल डायर ने कोई मार्शल लॉ लगा रखा है या सभाओं पर बैन है। हाँ, उसी मैदान के कोने में कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध जरूर कर रहे थे। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। जनरल डायर अपनी गुरखा और बलूच सैनिकों की टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है। वो कोई बातचीत नहीं करता, बस जानबूझकर बाघ के उस इकलौते और बेहद संकरे रास्ते को अपनी गाड़ियों और सैनिकों से ब्लॉक कर देता है ताकि कोई भी बाहर न निकल सके। और फिर बिना किसी वार्निंग के निहत्थी और घिरी हुई भीड़ पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देता है। ये किसी भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं थी। ये एक कोल्ड ब्लडेड एक्शन था। नतीजतन 1000 से ज्यादा बेगुनाह पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस मैदान में मारे गए। घटना के बाद का जो घटनाक्रम है वो और भी चौंकाने वाला है। आइए देखते हैं हंटर कमीशन और उस पर भारतीय प्रतिक्रिया। इस नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन बिठाया।
अब देखिए, इस कमीशन ने डायर के काम की निंदा तो की और उसे सेना से इस्तीफा देने के लिए भी कहा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके खिलाफ कोई भी कानूनी या क्रिमिनल एक्शन लेने की सिफारिश नहीं की गई। इसके जवाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपनी खुद की एक अलग जांच समिति बनाई। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे नेताओं ने इस पूरी घटना की बारीकी से जांच की और साफ शब्दों में कहा कि यह कोई भूल चूक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी अमानवीय क्रूरता थी। हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय। इस घटना ने पूरे देश को कैसे बदल दिया? जलियांवाला बाग की खबर ने पूरे देश को भीतर तक हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, ये एक गहरा राष्ट्रीय शोक था। बड़े बड़े नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के सम्मान ठुकरा दिए। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद मेडल वापस कर दिया। और इतना ही नहीं, सर चेट्टूर शंकरन नायर जैसे बड़े जज ने तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ही इस्तीफा दे दिया। ये ब्रिटिश सत्ता के मुंह पर एक तमाचा था कि हमें तुम्हारा कोई सम्मान नहीं चाहिए। ये जन आक्रोश शांत नहीं हुआ, बल्कि इसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले पंजाब का ये गुस्सा खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ गया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को जबरदस्त बल मिला। इसी के बेस पर गांधी जी ने 1920 में ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन लॉन्च किया। अब लोग सिर्फ याचिकाएं नहीं दे रहे थे, वो सीधे नॉन कोऑपरेशन पर आ गए थे। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा देश के युवाओं पर। भगत सिंह जैसे नौजवानों के अंदर क्रांति की ऐसी आग भड़की जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों को जन्म दिया। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे नाटकीय हिस्से पर, उधम सिंह का ऐतिहासिक प्रतिशोध। देखिए, इंसाफ की मांग वक्त के साथ कभी कमजोर नहीं पड़ती। 1922 में सर चेट्टूर शंकरन नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में डंके की चोट पर लिखा कि इस नरसंहार का असली जिम्मेदार माइकल ओडायर है। ओडायर उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसी ने डायर के एक्शंस को सही ठहराया था। नायर के इस बेबाक बयान की वजह से लंदन में उन पर मानहानि का केस भी हुआ, लेकिन उन्होंने सच बोलने से कदम पीछे नहीं हटाए। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास अपना हिसाब खुद करता है। साल 1940, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पूरे 21 साल बाद उस नरसंहार को अपनी आंखों से देखने वाले एक शख्स ऊधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक ऐसे इंसान का संकल्प था जिसने 21 सालों तक उस दर्द को अपने सीने में पाला था। इतिहास इस घटना को आज़ादी की लड़ाई के एक बेहद साहसी और लंबे समय से पेंडिंग प्रतिशोध के रूप में याद रखता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कैसे क्रूर दमन का एक अकेला कृत्य स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए बदल देता है और अनजाने में एक इतने बड़े साम्राज्य को खत्म करने की नींव रख देता है। ब्रिटिश सरकार ने उस दिन जलियांवाला बाग में लोगों की आवाज को गोलियों से कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने उसी दिन भारत में अपने साम्राज्य के अंत का चैप्टर लिख दिया था। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए।